Okay. Question number 13. In E. coli, REC-A gene is involved in recombination as well as repair. ठीक है, रेक ए के बारे में क्या बोल रहा है कि ये रिकॉम्बिनेशन और रिपेयर दोनों में इन्वॉल्व होता है. रेक बी जीन इन्वॉल्व इन द अनवाइंडिंग, इट इज वर्क एज अ हेलिकेस. ओके, तो इस हिसाब से आपसे पूछा है कि रेक ए और रेक बी को लेकर क्या करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. ओके, तो स्टेटमेंट वन, म्यूटेशन इन इकोलाई इज रेक ए लीथल. ठीक है. स्टेटमेंट बी है कि बी जीन डज नॉट सर्वाइव. अगर बी में म्यूटेशन हो गया तो इकोलाई सर्वाइव नहीं करेगा. बी अगर अनकॉइलिंग कर देता है डबल स्ट्रैंड डीएनए की तो ये प्रिवेंट करता है कि फर्दर रीएनिलिंग एट द सेपरेटेड स्ट्रैंड, फिर से रीएनिलिंग ना हो. और रेक ए जीन इज इन्वॉल्व इन द एसओएस रिस्पॉन्स, हेल्प्स इन द डीएनए रिपेयर सिस्टम. ठीक है. तो इस हिसाब से देखो, जो बी स्टेटमेंट है वो सही है कि अगर बी में म्यूटेशन हो जाएगा तो हेलिकेज नहीं होगा तो इकोलाई सर्वाइव नहीं कर पाएगा. और डी स्टेटमेंट भी सही है कि रेक ए जो एसओएस और डीएनए रिपेयर में काम करता है. ओके, तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो गया. क्वेश्चन आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 14. नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है? तो एशियाटिक एलिफेंट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको पूछा है क्या करेक्ट है. तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट इन द एंथर आर कल्चर. MCM2 आर हैप्लॉइड इन नेचर. तो क्वेश्चन के हिसाब से है ना, क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताना था कि कौन से स्टेटमेंट सही है. तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखो कि हैप्लॉइड मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट इन द एंथर आर कल्चर. तो ये कल्चरिंग के लिए, एंथर कल्चर के लिए एमएमसी यूज नहीं करते. और एमएमसी हैप्लॉइड नहीं होता है, एमएमसी कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है. दैट्स व्हाई वी कैन से कि बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. सो वी कैन से द डी इज करेक्ट आंसर. Question number 16, based on the BOD concept, population density of indicator organism shows degree of population. Population density क्या indicate करता है? Degree of population. और low BOD indicate less organic water in the waste water. Okay, तो इस हिसाब से आपके पास चार स्टेटमेंट है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. ठीक है, तो लो बीओडी बताता है कि लेस ऑर्गेनिक कंटेंट है, ये तो सही है. ओके, पर एक मिनट, हाँ, लो बीओडी तो अपोजिट इंडिकेट करता है ना. देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म शो डिग्री ऑफ पॉपुलेशन है ना. जितनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो इंडिकेट करेगा कि उतना ज्यादा पॉपुलेशन है. तो असर्शन इज करेक्ट. लो बीओडी इंडिकेट लेस ऑर्गेनिक वाटर इन वाटर, ऐसा हम श्योरली नहीं बोल सकते. और ये इसका रीजन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. ओके, इस हिसाब से आपका ए स्टेटमेंट तो सही है, पर बी स्टेटमेंट उसको करेक्टली रीजन नहीं बता पा रहा है, इसलिए बी स्टेटमेंट हो गया गलत. तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर होता है डी. ओके, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 17. इन जियोलॉजिक पास्ट साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका आर जॉइन टुगेदर. जियोलॉजिकली बात करें तो साउथ अफ्रीका जॉइन टुगेदर, वर जॉइन टुगेदर अकॉर्डिंगली. तो ये है स्टेटमेंट फर्स्ट. एंड द सेपरेशन बिटवीन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका टुक प्लेस बाय द सिंकिंग ऑफ साउथ अटलांटिक बेसिन. ओके, सो दोनों स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओके एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन, है ना. सो साइक्लिन इज नॉट एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स, extracellular matrix protein. Question number 19. How many ATP are required for the conversion of 1N2 to 2NH4 during the biological nitrogen fixation? कितना ATP रिक्वायर्ड होता है? तो इसका एक साइकिल है जो आप पढ़ सकते हो हमारे लेक्चर से, जिसमें हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ाया है. तो टोटल 16 ATP लगता है. इसका एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जो आपको देख के जाना है अगर आपने नहीं देखा है तो. Okay, question number 20. The plants which are completing their life cycle in wet season is called. Question number 20 है ना. तो इनको बोलते हैं ड्रॉट स्कैप प्लांट्स, जो कि कंप्लीट करते हैं their life cycle in wet season is called ड्रॉट स्कैप plants. Okay, question number 21. again assertion and reason दिया हुआ है. In eukaryotes, interrogators are associated with sensors. And the reason is the producer genes are output controls of regulation mechanism. तो
both statement is okay, but the region या assertion is not correct. So B is the here correct answer. Question number 22. Which of the following is not included under in situ conservation? So question number 22 is D. Botanical garden is not the part of in situ conservation. Question number 23. What are the sequence of step of reaction in polymerase chain reaction following events? कैसा होता है polymerase chain reaction? तो polymerase chain reaction में सबसे पहले तो आपको DNA प्यूरिफाई करना पड़ेगा, है ना? देन DNA डीनेचुरेशन, देन एनिलिंग होता है. तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इस हिसाब से C, देन B, देन A. ओके, तो इसमें कहीं पे भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है. तो अगर मैं ऐसा B और A भी मान लूं तो B और A भी कहीं नहीं दिया है. इस हिसाब से ये क्वेश्चन था क्लेम किया था, और ये स्टामा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस गलत दिए थे इसलिए. अदरवाइज इसका स्टेप ये डीएनए प्यूरिफाई करते हैं, डीनेचुरेट करते हैं और एनिलिन करते हैं. अगर आप वैसा भी देखो कि डीएनए डीनेचुरेशन होता है तो सबसे पहला स्टेटमेंट बी होना था, फिर उसके बाद ए होना था, तो वो भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है. ओके. Question number 24. For the continuous of protein synthesis in bacteria, ribosome need to be released from mRNA as well as to dissociate into subunits. Okay. Protein initiation में ribosome need to be released, है ना, as to dissociate into the subunit. These processes do not occur spontaneously. They need following possible conditions. Which of the following statement is correct? कि अगर आपको डीएनए को रेप्लिकेट करना है या ट्रांसलेट करना है तो राइबोसोम को डिसोशिएट करना पड़ेगा. तो कौन कौन से फैक्टर लगते हैं यहाँ पे, उसको देखते हुए क्वेश्चन दिया था आपको. RRF, EGF in the process, intrinsic activity of ribosome and an uncharged tRNA required, F1, F3 promote dissociation of ribosome. Okay. तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशंस पूछे थे आपसे क्वेश्चन नंबर 24, है ना. तो क्वेश्चन नंबर 24 के हिसाब से देखो ये तो लगता ही है, डिसोसिएशन फैक्टर में इनिशिएशन फैक्टर 3 और 1 तो लगता ही है, और इसी के अलावा RRF और EGF भी लगते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस. दैट्स व्हाई वी कैन से द क्वेश्चन हैज द करेक्ट आंसर A and D. A आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, है ना. E. coli HFR strain has following मैप ABCD जीन्स है ना. ये इनका मैपिंग का तरीका होता है. ये F प्लाज्मिड है, ABCD ऐसा, ये HFR स्ट्रेन का मैपिंग है. तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ जीन ट्रांसफर? जीन कैसे ट्रांसफर होंगे, है ना. तो जैसा उनका सीक्वेंस है उसी अकॉर्डिंगली ट्रांसफर होंगे वो ABCD. ओके, क्योंकि यहाँ से ट्रांसफर होना स्टार्ट है फ्रॉम द 5 days to 3 days. दैट्स राइट. ठीक है. तो जीन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा A. क्वेश्चन नंबर 26. 60S 20S mRNA आफ्टर रीचिंग इन साइटोप्लाज्म अटैच इटसेल्फ टू. ये जो mRNAs हैं ये आफ्टर साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद किससे बाइंड कर जाते हैं? ठीक है. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, है ना. तो हियर द नन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. द एम्ब्रियो सेक ऑफ एलियम इज रिगार्डेड एज बायोस्पोरिक. The formation of embryo sac of allium takes place by participation of 2 nuclei derived from the meiosis. So आपसे पूछे हैं statement. So here we can say both the statement is correct. And the next question number 28 is the column. Match the column correct human disease casual. Microbes दिए एक तरफ, human disease दी हुई. ये microbes हैं, ये human disease है. ठीक है. तो ये वाले डिसीजेस शायद ही आपने पहली बार सुनी होंगी, है ना. तो इनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशंस में A टाइफस डिसीज होता है बोरेलिया बर्गोडोरफेरी से, हाँ. और लाइम डिसीज होता है ये इससे होता है. टाइफस होता है रिकेट्सिया. ओके, टाइफस होता है रिकेट्सिया से. देन लाइम डिसीज होता है बोरेलिया से. क्रोनिक गैस्ट्रिस होता है आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से. और
स्कारलेट फीवर होता है रेस्ट ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस से, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर होता है सी। क्वेश्चन नंबर 29, अगेन मेज द कॉलम टेबल 1 टेबल 2, है ना। तो इस हिसाब से आपको बताना है कि क्या स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 29, ओके। तो सबको पता है सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल मतलब ए क्या बनाता है या किससे बनता है। क्रांस एनाटॉमी किस में पाई जाती है, तो C4 में पाई जाती है। कीमोऑस्मोटिक कपलिंग का जो मैटर है वो है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और सिट्रिक एसिड साइकिल्स किसके थ्रू चलता है, तो पायरुवेट कन्वर्जन के बाद होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो गया है डी, क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर ऑफ इट हैपनिंग ड्यूरिंग इंटरफेरेंस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कट डाउन टू स्मॉलर पीसेस बाय डाइसर, conversion of double stranded DNA to single strand DNA, interaction of DNA with RISC, cleavage of mRNA, complementary pairing iRNA with the mRNA। तो ये कुल मिला के इंटरफेरेंस की बात है, आरएनए इंटरफेरेंस, जो कि हम लोग ड्यूरिंग लेक्चर्स भी पढ़ चुके हैं कि रिस्क कॉम्प्लेक्स का क्या रोल होता है और किसका क्या रोल होता है। तो इसका सिक्वेंशियली अगर हम लोग बात करें कि सिक्वेंस क्या होता है, तो आरएनए इंटरफेरेंस का एक फिक्स सिक्वेंस होता है ना। सबसे पहले क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए कट डाउन होता है स्मॉलर पीसेस में, सो दिस इज द स्टेटमेंट फर्स्ट, ओके। उसके बाद ये डीएनए इंटरेक्ट करता है रिस्क से, सो दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट। उसके बाद ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्टैंड डीएनए में, सो वी कैन से हियर दिस इज द थर्ड स्टेप। एंड आफ्टर दैट ये जैसे ही डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड होता है तो ये पेयरिंग करवा देता है एमआरएनए, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ स्टेट, एंड द लास्ट वन इज योर क्लीवेज ऑफ एमआरएनए, लास्ट में डीएनए का क्लीवेज हो जाता है, सो दिस इज द फिफ्थ स्टेट। So accordingly we can say here's the B is correct answer. And the question number 31. Sir J.C. Bose developed a very sensitive instrument which was able to magnify growth of plant up to 1000 times. These apparatus can record growth to an extent of fraction of minutes. The name of the instrument, क्या instrument डिस्कवर किया था, जेसी बोस ने बनाया था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रिस्कोग्राफ, जिन्होंने बताया था कि प्लांट्स लिविंग होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी सेंसेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 32, अ स्टूडेंट रोट फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंपैरिजन ऑफ आरएफएलपी, आरएपीडी और एएफएलपी एंड एसएसआर टेक्निक। तो कौन सी टेक्निक यूज्ड फॉर जेनेटिक मॉलिकुलर मार्कर, मॉलिकुलर मार्कर यूज के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, ओके। तो आपको पूछा है स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली, तो स्टेटमेंट दिए है, ऑल दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर द फिंगरप्रिंटिंग, डिटेक्शन ऑफ एलिलिक वेरिएशन कैन बी अचीव बाय आरएफएलपी एसएसआर, यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप इज रिक्वायर्ड फॉर आरएफएलपी आरएपीडी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द टेक्निक्स, है ना। तो आपको बताना है कि कौन से करेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, है ना। चारों ऑप्शंस के हिसाब से क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, तो देखो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सारी फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज की जाती हैं, है ना। और इसी के साथ एलिलिक वेरिएशन चेक करने के लिए किया जाता है, आरएफएलपी एसएसआर दोनों। आइसोटॉप्स तो नहीं यूज करते हैं, ठीक है। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सबके लिए जरूरी नहीं होता, तो इस हिसाब से आपके करेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं ए और बी, तो आंसर होता है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, क्या है मिसमैच, है ना। तो चूज द करेक्ट ऑप्शंस, क्या मिसमैच हो गया है, ओके। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमको ये बताना है, देखो ये कॉम्बिनेशंस में दिया है कि कौन सा मिसमैच हो गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ओके। तो एपिस्टिन बारवायरस तो बर्किट लिम्फोमा करता है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। और टीएचएलवी जो है वो एडल्ट में ल्यूकेमिया कॉज करता है, टी सेल ल्यूकेमिया कॉज करता है, ओके। हर्पस जो है वो कैपोसी सार्कोमा कॉज करता है, ये सब लोग देख कर जाना, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं हर जगह, ठीक है। तो एचआईवी क्या कॉज करता है, रेटिनोब्लास्टोमा नहीं ना, रेटिनोब्लास्टोमा तो आरबी कॉज करता है, तो एचआईवी क्या कॉज करता है, एड्स, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया गलत, है ना।
तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम पायरुविक एसिड इज रिजल्ट ऑफ। एसिटाइल कोए, पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनना क्या है ना? तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है इसको। 35, द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? तो रिवर डॉल्फिन इज अवर एक्वेटिक एनिमल। क्वेश्चन नंबर 36, डाइटरी कार्बोहाइड्रेट है, उससे ग्लूकोज बना, डाइटरी प्रोटीन है, उससे अमीनो एसिड बना, दोनों मिलके एसिटाइल कोएन में कन्वर्ट होके कीटोन बॉडीज बनाते हैं और इनसे फैटी एसिड का डेवलपमेंट होता है। तो फैटी एसिड से फिर क्या होगा आगे फ्लो चार्ट में आपको बताना है। ऑब्जर्व above flow chart and detect which metabolic process in this, which metabolic process in this, कौन सी मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी आगे। ठीक है, तो फैटी एसिड से क्या फॉर्मेशन होगा, ये जो फैटी एसिड बन रहा है इसका आगे का प्रोसेस क्या होगा। ओके, तो हियर द करेक्ट स्टेटमेंट इज ट्राइएसल ग्लिसरॉल सिंथेसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन ऑन्कोजीन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ऑन्कोजीन को बेस्टली डिफाइन कर रहा है। सो वी कैन से एन ऑन्कोजीन is dominantly express mutated gene that render all cell advantageous over survival. So this is the correct statement about this question. And the next question is question number 38. Ozone pollution is indicated by the leaves of plant in the form of, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ओजोन के पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। इंटरकोस्टल, माइन्यूट क्लोरोटिक डॉट्स, टिप एंड मार्जिन ब्राउनिंग और वाटरी फिल्म ऑन एपिडर्मिस। तो ये स्टेटमेंट भी स्टार मार्क है, इसमें कोई सा भी बहुत ही सही आंसर नहीं था, तो ये क्वेश्चन अभी भी एक स्टार मार्क क्वेश्चन में जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच बिटवीन द नेम एंड द फॉलोइंग पैरासाइट। एक तरफ पैरासाइट, एक तरफ उनके साइंटिफिक नेम दिए है ना। पैरासाइट ह्यूमन बॉडी में जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर रहे हैं या उनके कॉमन नेम्स क्या है, मिसमैच क्या कर रहा है। ओके, तो ये एस्केरिस को राउंडवॉर्म ही बोलते हैं। ठीक है, ट्राइक्यूरियस, ट्राइक्यूरा विपवॉर्म बोलते हैं, लोआ लोआ को आईवॉर्म बोलते हैं, इंटरोबेसिलस को हुकवॉर्म नहीं बोलते हैं। ठीक है, सो विच वन इज द मिसमैच, तो एंटेरोबायस इज द नॉट द हुकवॉर्म। ओके, टेबल में आपको बताना है, मेज द टेबल, टेबल 1, टेबल 2, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या आंसर सही है। सो क्वेश्चन नंबर 40, टेबल 1 और टेबल 2 को मैच करके बाकी कॉम्बिनेशंस बताने हैं। ओके, तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक किन में पाया जाता है, तो पॉलीगोनम में पाया जाता है, याद रखना है, सीधा सीधा पूछा जाता है। ठीक है, बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक पाया जाता है एलम में, टेट्रास्पोरिक पाया जाता है पेपरोमिया में, और टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक पाया जाता है डॉक्सा में। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका एक मिनट, सेकेंड है ना, ए का हो गया सेकेंड, इसका हो गया सेकेंड, सी का हो गया फोर्थ, ये एडोक्सा में पाया जाता है और ये पेपरोमा में मिया में पाया जाता है। दिस इज जस्ट मेमोरी बेसिस क्वेश्चन, तो एक बार इसको देखकर जाना है ना। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर होता है सी, मतलब ये क्या कॉम्बिनेशन है, और ये बहुत बार पूछा गया कि मोनोस्पोरिक किसमें, बाइस्पोरिक किसमें, तो दिस इज जस्ट फ्रॉम द बॉटनी, एक बार देखकर जरूर जाइए इस तरीके के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 41 है ना, कि फॉर्मेशन ऑफ गेमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोरोफाइट विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, गेमेटोफाइट से डायरेक्टली स्पोरोफाइट हो जाए विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, तो उसको हम क्या बोले, तो इसको हम बोलते हैं एस्पोरी, जब स्पोर फॉर्मेशन के बिना ही डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको एपोस्पोरी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किसका बना होता है, क्रोमोसोम किसका बना होता है, तो आपके पास ऑप्शन है आरएनए, पैक्टिन, डीएनए, डीएनए और हिस्टोन। ओके, तो सी स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रुप 1 ग्रुप 2 मैच द कॉलम वाला टाइप क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे बहुत सारे इम्यूनोलॉजी के टर्म्स दिए हैं जो कि आपको मैच द कॉलम में लगाना था। क्वेश्चन नंबर 43, ओके, क्वेश्चन नंबर 43,
तो ए स्टेटमेंट आइसोटाइप स्विचिंग किस में होती है, क्लोनल एनर्जी, क्लास सेकेंड एमएससी और सेल्फ टॉलरेंस किस में होता है। ओके, तो क्लास 2 एमएससी में तो ये बीटा माइक्रोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं। ओके, सो योर क्वेश्चन नंबर आई थिंक 43 है ना। चलो, सी का तो हो गया फोर्थ। ओके, सी का हो गया फोर्थ। फिर बचता है आपका डी, सेल्फ टॉलरेंस। आइसोटाइप स्विचिंग किस में पाई जाती है, आइसोटाइप स्विचिंग वीएच डोमेन में होती है। क्लोनल एनर्जी किस में होती है, तो क्लोनल एनर्जी होती है टीएच सेल में, नॉन रिस्पॉन्सिव टीएच में क्लोनल एनर्जी होती है। सेल्फ टॉलरेंस किस में होता है, नॉन रिस्पॉन्सिव सेल्फ एंटीजेंस में। ठीक है, तो डी का तो हो गया सेकंड। इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर होता है बी। ये सारे स्टेटमेंट देख के जाना है आप लोगों को, ठीक है, इनको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा क्योंकि अभी हम सारा कुछ यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। हम चाह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देख लें कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे अभी पढ़ाने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, हम चाह रहे हैं कि पूरा पेपर एक बार गो थ्रू कर लें। Regarding microtubules assembly and disassembly during cell division, which will be the most appropriate answer? ठीक है, तो इनकी असेंबली और डिसअसेंबली की अगर हम लोग बात करें तो सारे स्टेटमेंट आप लोग रीड आउट करना। यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबल्स polymerize at the plus end up to anaphase, at which point begins to depolymerize. Okay, so this is the correct answer. Question number 45. Cell cycle is a highly regulated sequential process that involved in the event is S phase. एक्चुअली आपको पूछे कॉम्बिनेशन, एक मिनट, तो यहाँ पे कौन सी फेज सिक्वेंशियली रेगुलेट होती है, G2 G1 S फेज। ठीक है, तो सीक्वेंस पूछा है आपसे सिंपली। ओके, तो सबसे पहले कौन सी फेज होती है, तो G1 सबसे पहला, फिर G2, फिर S और फिर M। इतना सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट के हिसाब से सबसे पहले आएगा बी, देन ए, बी, जीवन के बाद एस ओ ओ, ये सेकेंड, ये थर्ड, सॉरी, बी, देन सी, देन ए, देन डी। ओके, सो हियर करेक्ट आंसर इज सी। 46 ग्रुप 1 ग्रुप 2 मैच द कॉलम करना है ना, कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आपको दिया ये है टॉपिक आपका फ्रॉम दी फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी। मैं सिर्फ करेक्ट आंसर बता देती हूँ, आप लोग कॉम्बिनेशंस बैठ के बता लेना और थोड़ा सा इसकी रीडिंग लगा लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 47, एडवर्ड सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू, एडवर्ड सिंड्रोम होता है किससे, तो ट्राइसोमी हो जाती है 18 नंबर के क्रोमोसोम पे, इसलिए। 48, शुगर मूव्स इन ब्लड वेसल, फ्लोएम वेसल्स, है ना, शुगर कैसे मूव करता है, तो सुक्रोज के फॉर्म में मूव करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 आपको दिया है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, डीएनए कैन बी इजीली कट इट अबाउट द मिडिल बाय सम पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो आपको पूछा था सीक्वेंस, सिंपल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पूछा हुआ है, इसमें से कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ओके, सो हियर बी इज करेक्ट आंसर। देखो इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, सेम आता है पैलिंड्रोमिक। ये देखो, ये ऐसा और ये ऐसा, सेम है क्या, नहीं है ना, ठीक है। ये पैलिंड्रोमिक है क्या, ये भी, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ये CAT नहीं है ना। तो पैलिंड्रोमिक जो इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो सेम आए, इसको हम लोग बोल देते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। लास्ट क्वेश्चन, द नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ट डिफाइंड एज अकरिंग व्हेन द एनवायरमेंट कॉजेस। नेचुरल सिलेक्शन को बेस्टली कब डिस्क्राइब किया जा सकता है, सो डिफरेंशियल सक्सेस इन रिप्रोडक्शन, मोर्टिलिटी, मेटिंग, जिनको, तो इट इज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ये पेपर आप ही के लिए है जो लोग MP सेट देने जा रहे हैं। एक बार गो थ्रू जरूर करें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है, कोई एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट लगती है, तो आप बिल्कुल मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको जल्दी ही रिप्लाई करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो थैंक यू सो मच, और ऐसे वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।